हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू लेके चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विद्युत ऋणात्मकता और समय रहा तो ऑक्सीकरण अवस्था पे भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने इससे पहले आयनन विभव देखा था। आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या देखा, परमाणु का आकार देखा। आज हम चर्चा करेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो लगाइए, हेडिंग लगाइए, पी ब्लॉक के तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज का टॉपिक है जिस पे हमको चर्चा करनी। ठीक, तो अब बात आती है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। तो एकल सहसंयोजी बंध यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से साझित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जो होती है वह विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ओके, आप ये समझते होंगे कि एकल बंध का जो निर्माण होता है, सहसंयोजी बंध होता है, उसमें जिन तत्वों के बीच में उस बंध का निर्माण होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं जो कि एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है। बंध बनने के पश्चात वह इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो जिस पे दोनों का अधिकार बराबर रहता है, किंतु उन दोनों में से किसी एक तत्व द्वारा अधिक ताकत होने से उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है वही कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलिए। एकल सहसंयोजी बंध, एकल सह संयोजी, एकल सहसंयोजी बंध, बंध सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से साझित इलेक्ट्रॉनों को, एकल सहसंयोजी बंध से साझित यानी साझा के, साझित इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति, क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है भाई, होता क्या है कि एकल सहसंयोजी बंध से जब साझित इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं और वो साझित इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर अधिकार में रहते हैं, लेकिन उसी में से एक दूसरे तत्व के द्वारा उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा जाता है। ठीक, दादागिरी कह सकते हैं, अपनी ओर खींचा जा सकता है। ठीक, खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास
हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दोनों क्या करते हैं, इसके पास आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है आखिरी कक्षा में 2 और 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा, इसका भी 1 2 अष्टक पूरा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों को, है ना, साझा जब करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में ऐसे आ जाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनों को ये साझा करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, ये हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन। इसी साझित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनके बीच में बंध बना है, ठीक, साझित इलेक्ट्रॉन, है ना, साझित इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन जो होता है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जैफ, फ्लोरीन का जैफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होती है। फ्लोरीन का क्या होता है, जैफ अधिक होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो क्या करता है, ये साझा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक। फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसका जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के चलते अपने कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को तो पकड़ ही लेते हैं, आजू बाजू जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको भी अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का जैफ अधिक है जिसके चलते ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। इस तरीके से एकल बंध बनाने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है उन इलेक्ट्रॉनों को किसी या दोनों में से किसी एक तत्व की ओर खींचना ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है, ओके। साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का फ्लोरीन की ओर, साजित इलेक्ट्रॉनों का फ्लोरीन की ओर चले जाना ही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है भाई, ओके, समझ आ गया। इस तरीके से क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणात्मक, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसको। हो गया, ठीक। तो हमने देखा कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता या प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब देखते हैं कि आवर्त सारणी में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है अधिक होती है, ठीक है, ओके। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, किसका क्रम कैसे होता है, ओके, ठीक है, ठीक है भाई। फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन का अधिक होती है, उससे कम होता है ऑक्सीजन का, उससे कम होता है नाइट्रोजन का, उससे कम होता है क्लोरीन का, इससे कम होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन का, और इससे कम आयोडीन का। तो ये जो है क्रम है, ठीक, ये क्रम है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने, ठीक है भाई, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने का क्रम, ठीक। चलिए ये समझ आ गया, फ्लोरीन का अधिक है, फिर ऑक्सीजन का,
नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। ओके, ये टॉप के हैं, आवर्त सारणी में टॉप के एलिमेंट्स हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता मतलब अधिक है। ठीक, ओके। तो अब देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता को आवर्त सारणी में समझते हैं कि वर्ग में क्या होगा और आवर्त में क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात करें? वर्ग की। वर्ग मतलब होता है ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, है ना। वर्ग में कहां से कहां तक आया जाता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं अध्ययन करते हुए। ठीक, अब बताइए भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोष क्या होते हैं? कोष बढ़ते हैं, है ना। कोष क्या होंगे? बढ़ेंगे। कोष बढ़ेंगे तो आकार बढ़ते जाएगा। ठीक, आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ क्या होगा? कम होगा। जेफ कम होगा। अब जेफ कम होगा, इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। ठीक, फ्लोरीन की क्योंकि जैफ अधिक था इसलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? क्रमशः कम होते जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे व्याख्या कर सकते हो, है ना। देखो भाई, आपको ऐसे लिखना नहीं है, समझने के लिए आपको ये जो है ना, इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। ठीक, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है। ठीक, तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना। परमाणु का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जैफ कम होता है। ठीक, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश जैफ का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान, है ना, जेफ कम हो जाता है, और जेफ कम होने से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होते जाता है। जेफ कम होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्रमशः घटता जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश
कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ता है, कोष बढ़ता है, तो एक परिरक्षण प्रभावी लागू होता है जो प्रभावी नाभिकीय आवेश को कम करता है। ठीक, जैसे ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हुआ, जेफ कम हुआ, तो इसका प्रभाव पड़ता है कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, क्रमशः जो है घटता जाएगा। ठीक है, कम होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्रमशः घटता जाता है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होते जाता है, घटता जाता है। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक। ठीक, तो अब देखते हैं, अभी हमने देखा वर्ग में ऊपर से नीचे, अब देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने। आवर्त में, आवर्त में क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक, अब आवर्त में हमने ये सीखा था कि बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार जो है क्रमशः घटते जाता है। ठीक, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, तो होता क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार जो है, आकार में कमी आने लगती है, आकार छोटा होते जाता है। ठीक, आकार छोटा होते, जैसी आकार छोटे होते जाता है, जेफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होते जाता है। ठीक, अधिक होते जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे ही अधिक होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत, जेफ ज्यादा होगा तो आकर्षण ज्यादा होता है ना, ज्यादा होगा तो आसपास के भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींच लेता है। ठीक, नाभिक के पास ताकत इतना रहता है कि अपने कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को तो खींचता ही है, साथ में अपने आसपास के दूसरे इसके इलेक्ट्रॉनों को भी वो खींच लेता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है, तो इसको आप बता सकते हो कि व्याख्या कैसे कर सकते हैं आप, व्याख्या कर सकते हैं इसकी, आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जाने पर परमाणु का आकार क्रमशः, क्रमशः छोटा होता है, क्रमशः छोटा होता है, जिससे, जिसके कारण जेफ यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, जेफ का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता है, जेफ का मान बढ़ता है। ठीक, जेफ अधिक होने से, अधिक होने से उसकी
विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अधिक होता है अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है, बढ़ती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बाएं से दाएं जाने पर जो है बढ़ती जाती है। ठीक, ओके। तो इस तरीके से ये आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, हेडिंग लगाइए, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर। तो सामान्यतः हम देखें वर्ग 15वें, वर्ग 16वें और वर्ग 17, अभी इन 3 वर्गों की बात करते हैं, वर्ग 15, 16 और 17। ठीक है, क्योंकि वर्ग 13 और 14 का जो है अध्ययन 11वीं के सिलेबस में होता है, तो हम यहाँ पे 15, 16 और 17 को जो है अध्ययन करेंगे और आखिर में अक्रियेशों पे चर्चा करेंगे। ठीक, वर्ग 15वां, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17। तो वर्ग 15 जो है नाइट्रोजन परिवार, 16 ऑक्सीजन परिवार, 17 हैलोजन। ठीक, मुखिया को अभी ले लिया। इसकी परमाणु संख्या 7, 8 और इसकी 9। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा फर्स्ट S2, 2S2, 2p3, फर्स्ट S2, 2S2, 2p3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p4, 2p4। ये है ऑक्सीजन 16वें वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 17वें वर्ग के तत्वों के लिए देखें, फ्लोरीन में जैसे फर्स्ट S2, 2S2, 4, 2p5। ये पी में जो है यहाँ पे 5, यहाँ पे पी में 4, यहाँ पे पी में 3। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी भरे हैं। ओके, तो
अगर हम देखें इनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, बात करें इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या की बात करें, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, है ना। तो अब देखो ये कितने हो गए लास्ट में, 5, ठीक, 5 है, ओके, कितनी है इसके, 5। तो 5 है, तो इसका अष्टक पूरा होने के लिए 3 बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सकता है, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है इसका, -3, ठीक। अब यहाँ देखें, अष्टक नियम कहता है कि आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, ठीक। तो इसको 8 होने के लिए कितने चाहिए, ये 4 है, 5, 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ग्रहण कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है ना, वो नॉर्मली उसकी ऑक्सीकरण संख्या है सामान्यतः। अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो माइनस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। वहीं फ्लोरीन के लिए देखा जाए तो कितना ग्रहण कर सकता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सकता है, यानी कि -1, ठीक, ओके। ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं इनकी, सॉरी, -2, ये -3, ये जो है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ओके, ठीक। अब इनकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, अपने आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों, जैसे पी के तीनों इलेक्ट्रॉनों को ये दान कर सकता है, पी के 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा अगर, तो +3, है ना, पी के तीनों इलेक्ट्रॉन को दान किया तो क्या हो गया, +3, ठीक, +3। अब ये +3 इन पी के 3 को भी दान करे और एस के 2 को भी दान करे, तो 3 + 2 कितने, 5, तो क्या होगा, +5, यानी कि ये +3 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, ठीक है। मतलब केवल लास्ट के पी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो फिर वो +3 शो करेगा, इसके साथ एस के इलेक्ट्रॉनों को भी दान करेगा तो पी के 2, पी के 3 और एस के 2, टोटल 5, इस तरीके से ये शो कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये पी के केवल 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर दान करेगा तो ये +4 होगा। देखो कमी होता है तो उतना, जितना कमी होता है उतना प्लस लिखते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने कमी होंगे, जितने निकलते हैं उतने प्लस लिखा जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो +4, ओके। अब एस के 2 इलेक्ट्रॉन को भी दान करेगा तो यहाँ का 4 प्लस यहाँ का 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ये +4 भी शो कर सकता है और +6 भी शो कर सकता है धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। और वहीं यहाँ पे बात करें, आखिरी के पी के इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो +5 और एस के इलेक्ट्रॉनों को भी दान करेगा तो +7, ठीक। तो अगर ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें तो ये कहां से कहां तक दर्शा सकता है, ये -3 दर्शा सकता है, -3 भी दर्शा सकता है और +5 तक दर्शा सकता है, ठीक। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे कहां से कहां दर्शा सकता है, -2 दर्शा सकता है, -2 से +6 तक दर्शा सकता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। और इधर ये -1 भी दर्शा सकता है और इधर +7 तक, ठीक है। तो इस तरीके से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन निकलने से बनते हैं और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक।
तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है ना, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखें तो वहां पे जो अधिकतम जो रहता है, जो भी संख्या प्लस में, वो उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था क्लोरीन के लिए प्लस का 7 है ना, वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वहां पे। ठीक, अगर वहीं पे देखें अपन न्यूनतम न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करेंगे, इसमें माइनस करते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं कि 8 जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं, है ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी, इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा वो। ठीक है, जैसे निकाल के देखिए फिफ्थ वर्ग के लिए अगर अपन निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या, तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, संभाव सम क्या क्या होने की संभावना हो सकती है, संभावना क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, -3 से लेकर, है ना, 15 में 15th वर्ग में जो है -3 से लेकर +5 तक संभव है, इतना संभव है। लेकिन वास्तव में सामान्य रूप से क्या क्या पॉसिबल है या क्या क्या होता है, ठीक, इनके लिए देखें तो NS2 NP3 NH2 NP3 ये जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसके लिए, 15वें वर्ग के तत्वों के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, पी में से 3 है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लस का 1, दूसरा भी निकले तो प्लस का 2, तीनों निकले तो प्लस का 3, यानी कि नॉर्मली तरीके से प्लस का 3 जो है बना सकता है। ठीक, अब 3 तो यहाँ से निकल गए, ये निकले तो प्लस का 4, ये निकले तो प्लस का 5, यानी कि ये क्या हो सकता है, यहाँ से ये प्लस का 5 भी बना सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, प्लस का 5 भी जो है बना सकता है। अब ये तो हो गया अधिकतम वैल्यू में, ये किस में हो गए, अधिकतम में हो गए। अब न्यूनतम में क्या हो सकता है, देखो 8 5 3 और 2 कितना हो गए 5, और अंतिम कक्षा में कितने रहते हैं, सॉरी ये इसको सामने लिखिए n-8, ठीक, कितने हैं आखिरी कक्षा में, n क्या है यहाँ पे, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, n जो है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, n जो है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ n-8, अब तक n कितना है यहाँ पे 5 माइनस कितना 8, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -3, ठीक है भाई, -3, ये 8 क्या है, क्योंकि लुईस के अष्टक नियम अनुसार ना आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में उसको इससे माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आता है वही उसकी न्यूनतम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, वो उसकी क्या होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्याएं जो है निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, तो ये था विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे उसका मान कम होते जाता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो है आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो पॉजिटिव अधिकतम हो सकता है वो, और न्यूनतम में क्या कर सकते हैं, आखिरी कक्षा में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको उन में जो है अष्टक रूल के हिसाब से जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करते हैं, तो जितना वैल्यू आता है वो उसकी
ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।